गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर पे केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से लास्ट क्लास में कि इस वाली क्लास में मैं आईयूपीएसी के कुछ रूल्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो पहला रूल जो हमें ध्यान देना है वो ये, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन या प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन। ठीक है, पहली चीज़ जब हम आईयूपीएसी करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान देनी चाहिए वो ये कि हम पेरेंट चेन किसको माने और क्यों माने। कौन सी चेन हमारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स दिख रहे हैं, हम उसमें मान लीजिए एक नॉर्मल आपको दिख रहा है इस तरीके से कुछ, फिर मान लीजिए कुछ इस तरीके से हो रहा है, फिर मान लीजिए कुछ ऐसे हो रहा है। तो आप हमारे दिमाग में आता है कि मैं क्या करूँ, मैं इधर से इधर जाऊँ या इधर से इधर जाऊँ या इधर से जाऊँ। इसको बोलते हैं कि सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन या मेन चेन का सिलेक्शन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं पहले रूल में बताती हूँ। पहले रूल में आपको जो मेन चेन को सिलेक्ट करना है उसके लिए जो ध्यान देना है वो ये कि जो हम मेन चेन चूज़ कर रहे हैं प्रिंसिपल चेन, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए जो भी हम चेन चूज़ करने जा रहे हैं। मेन चेन जिसको मैं मानने जा रही हूँ कि ये हमारी पेरेंट चेन होगी, ये हमारी प्रिंसिपल चेन होगी, उसको चूज़ करने के लिए जो मैंने पहली शर्त रखी है कि उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम मैक्सिमम होने चाहिए। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो रास्ते हैं, मैं इधर से होते हुए जाऊं या फिर इधर से मैं गई 8 कार्बन मिल गए, इधर से आए तब भी आपको 8 ही मिलने वाले हैं। लेकिन एक रास्ता यहाँ भी तो है, 6 के बाद 7, फिर 8, फिर 9। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो आपस आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जहाँ भी आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखे, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसमें कुछ नहीं करना होता है, हर एक कॉर्नर पे कार्बन लगाते हुए चले जाइए। 4, 5, 6, 7, 8, फिर 6 के ऊपर वापस कार्बन, है ना, वापस कार्बन, वापस कार्बन, इस तरीके से स्ट्रक्चर है। अब इन सब का इनकी बैलेंसी कंप्लीट करा दो। पता है आपको कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4। ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है, 2। नाइट्रोजन की बैलेंसी कैसे होती है, 3। ये जब आप 10th क्लास पढ़ रहे थे तो उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। ठीक है, कार्बन 4 होनी चाहिए, बनी है, मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। 2 है, 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। 2 है, 2 हाइड्रोजन वापस लगा दीजिए। 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और बनाना है इसको। कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाएगा। 1, 2, 3 है, 1 एक बॉन्ड की कमी थी, मैंने 1 हाइड्रोजन लगा दिए। 2 है, 2 हाइड्रोजन, 2 है, 2 हाइड्रोजन, 1 है, 3 हाइड्रोजन। कुल मिला के आपको 4 बॉन्ड कंप्लीटली दिखाने होते हैं बस। जो कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं वो या तो चारों बॉन्ड सिंगल हो गए, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 को आप सिंगल रखिए, 1 को डबल कर दीजिए, या ऐसा भी हो सकता है कि 1 को सिंगल रखिए, 3 को डबल कर दीजिए। कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, या तो चारों के चारों बॉन्ड को ये सिंगल बना देगा, या तो 2 को सिंगल बना देगा, 1 को डबल बना देगा, या फिर 1 को सिंगल और 1 को ट्रिपल बना देगा। तो अब मैं बोल रही थी कि जब मैं मेन चेन को चूज़ करने जा रही हूँ, उसका सिलेक्शन करने जा रही हूँ, तो जो पहली शर्त मेरे दिमाग में रखी गई है वो ये कि आपका जो मेन चेन होना चाहिए, जो प्रिंसिपल चेन होना चाहिए, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको ये इसलिए दिखाया कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसको चाहे तो आप इसको इस तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कंडेंस फॉर्म में इसको कंडेंस फॉर्म बोलते हैं।
ठीक है। इसमें अगर आपको दिक्कत है तो आप प्लीज़ एक मैसेज डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं देख लूँगी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम इसमें आती है तो उसको अच्छे से मैं वापस करा दूँगी। मैं यहाँ पे चूँकि सिर्फ नेमिंग करा रही हूँ, उसके रूल्स बता रही हूँ, तो इसमें भी इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो मैंने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं यहाँ तक गई, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स मिल गया। तो अगर मैं यूँ जाती हूँ तो मुझे 8 कार्बन मिलता है, अगर मैं इस तरीके से जाती हूँ तो मुझे 9 कार्बन मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सी नंबरिंग सही होगी, ये वाली। मतलब पेरेंट चेन हम किसको मान के चलेंगे, इस वाले को। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें 9 मिल रहे हैं और इसमें 8 मिल रहा था। तो पहला चीज़ मैंने किया वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए। देन सेकेंड रूल बोलता है, सेकेंड रूल मतलब सेकेंड पार्ट, फर्स्ट रूल का सेकेंड पार्ट बोलता है। पहला तो ये बोला कि जब आप प्रिंसिपल चेन चूज़ करिए तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रखिए। देन बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7। आप देखें यहाँ पे अब वापस वही बात हो रही है। मान लीजिए मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 6 7, या मैं नंबरिंग चाहूँ तो कुछ इधर से करूँ, ठीक है। 5 यहाँ लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। भाई मेरी मर्ज़ी में किधर से किधर जा रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। इधर से जाइए आप या फिर इधर से इधर आइए। अब आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने मिल रहे हैं, 7 ही मिल रहे हैं। तो पहला जो रूल था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम होनी चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये रूट लूँगी तब भी 7 कार्बन मिलेंगे और अगर मैं ये रूट पकड़ूँगी तब भी 7 कार्बन मिल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या आ रही है, सेकेंड पार्ट इसका कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स मैक्सिमम होने चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पर अगर ये आप ये नंबरिंग लेते हैं, है ना, ये वाली, तो ये अगर आप इसको पेरेंट चेन मानते हैं, सॉरी यहाँ पे नंबरिंग जैसी भी कोई बात नहीं हो रही, अगर मैं इसको पेरेंट चेन मानती हूँ तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट मिल के आ रहा है वो ये आ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच जो भी आपको ग्रुप दिख रहा है, जो भी आपको ब्रांच दिख रही है, वो सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, ठीक है। इसकी ब्रांच बोल दिया आपने। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा था थर्ड नंबर पे, लेकिन अगर मैं नंबरिंग कुछ इस तरीके से कर रही थी, इधर आ रही थी 5 6 7 इधर आ रही थी, तो देखिए यहाँ पे जब 6 to 7 आप जा रहे थे तब भी आपको एक ग्रुप मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट की तरह, और थर्ड पर भी आपको एक ग्रुप मिल रहा है। ये ग्रुप ही तो हुआ। अगर आप इसको पेरेंट चेन मानते हैं, ये इसको आप पेरेंट चेन मान लेते हैं, तो इस वाले नंबर पे ये जो साइड में लगा है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और इस वाले नंबर पे जो आपको साइड में लगा है वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और जब आप इधर से इधर जा रहे थे तो सिर्फ आपको एक ही लाइन दिख रही है ना यहाँ से, तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो कहने का मतलब जब हम ये वाला रूट फॉलो करते हैं तो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल के आ रहे हैं, और जब हम ये वाला रूट फॉलो कर रहे थे तो हमारे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था। तो ये बोलता है कि जब आप पेरेंट चेन या फिर प्रिंसिपल चेन को जब आप चूज़ कर रहे हैं तो उसमें इसको ध्यान दीजिए कि अगर पॉसिबिलिटी है ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स इंक्लूड होने की, तो हम उसी रूट को फॉलो करेंगे या उसी को प्रिंसिपल चेन मानेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा हों। तो हम किसको मानने वाले हैं, इसको। मतलब हम पेरेंट चेन किसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे, क्योंकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे थे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हो गया और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। देन आपको क्या ध्यान देना है, देन आपको ध्यान देना है कि जो आप पेरेंट चेन को चूज़ कर रहे हो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हो। ऐसा ना हो कि हम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, मतलब हर एक रूल को आप फॉलो कर रहे हो। अभी तक आपने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम को मैक्सिमम करके देखा, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को देखा, अब आप इसी के थर्ड पार्ट में आ रहे हो कि हम पेरेंट चेन को चूज़ करते समय हमें और क्या ध्यान में रखना है कि जो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, इनको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए
मान लीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में कुछ दिक्कत नहीं है, हर कॉर्नर पे कार्बन सी 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 डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पे एक कॉर्नर हो गया ये सी 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 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चाहो तो आप सबकी वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 है तो मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, 2 है तो मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिए, 2 है 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, 2 है 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, है ना। इसके पास देखिए टोटल 4 हो चुके हैं, 1 2 3 4, तो इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इसमें देखिए 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन कमी है, 2 लगा दो आप। वैसे इसमें भी आप 2 लगा दो आप, इसमें 1 ही है तो इसमें 3 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखें यहाँ पे, अगर मैं पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर रही हूँ तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ कार्बन आइटम मैक्सिमम मुझे यही दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने किया 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन मैंने देखा कि जो मल्टीपल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है, ये तो नेग्लेक्ट हो जा रहा है, ये तो साइड में चला जा रहा है, ये तो मेन चेन में नहीं आ पा रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस रूल को फॉलो ही नहीं किया कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ज़्यादा होना चाहिए। मैंने इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी कि मल्टीपल बॉन्ड को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, और मैं नंबरिंग में पेरेंट चेन में इसको इंक्लूड करना ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 6, मतलब जब आप इसको इंक्लूड कर रहे थे तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम आपको 6 मिल रहा है, मतलब कम मिल रहा है, और इसमें जब आप इसको नेग्लेक्ट कर रहे थे तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर मल्टीपल बॉन्ड है साथ में, तो हम मेन चेन में, पेरेंट चेन में हम मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए चलेंगे, भले ही नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम क्यों ना हो जाए, ठीक है। ये आपका हो गया कि मल्टीपल बॉन्ड को हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उसे पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हुए चलेंगे। देन इसी का डी पार्ट आता है कि अगर पेरेंट चेन है और उसमें कहीं सब फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो आपका जो प्रिंसिपल चेन है या जो मेन चेन है उसमें फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, शुड कंटेन फंक्शनल ग्रुप। मतलब आपका जो मेन चेन है, जो प्रिंसिपल चेन है, उसमें फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। अभी सिर्फ आप पहला रूल ही अप्लाई कर रहे हो और उसमें आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा होना चाहिए था, नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा होना चाहिए था, नंबर ऑफ़ मल्टीपल बॉन्ड्स इंक्लूड होने चाहिए थे पेरेंट चेन में, और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको भी इंक्लूड करना है आपको, कुछ इस तरीके से। वापस वही बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन मिल रहा है, बट ये क्या बोल रहा है कि भाई आपको फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए चलना है। यहाँ पे तो अगर आप देखें, तो अगर आप इसको मेन चेन मान लेते हो, ये तो आपका प्रिंसिपल में नहीं आ रहा है ना, ये तो साइड में चला गया COH, मतलब साइड चेन की तरह ट्रीट हो रहा है ये, या फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो ये हमें करना नहीं है, हमें तो फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए चलना है। तो हम क्या करेंगे, अपना जो मेन चेन मानेंगे उसको इस तरीके से रखेंगे कि उसमें आपका फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो इस तरीके से देखिए 6 कार्बन की चेन मिल रही थी, और अगर आप इस तरीके से देखोगे तो 6 कार्बन की चेन नहीं मिलने वाली है, कुछ कम हो जाएगी, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन एटम तो कम हो गए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आ रहा था, इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट नहीं किया। तो कुछ नहीं था इसमें, आपने सिर्फ यही देखा कि हमें जब पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना होता है तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा आ जाए तब भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा जो मल्टीपल बॉन्ड है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा रखने के चक्कर में अगर हमें मल्टीपल बॉन्ड को नेग्लेक्ट करना पड़ रहा है, तो ये गलत है, ये नहीं करना है। हमें मल्टीपल बॉन्ड को पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हुए ही चलना है, और इसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप को भी पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हुए चलना है, भले ही इसके लिए नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कम क्यों ना हो जाए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रूल था। फर्स्ट रूल में मैंने आपको बताया कि आपको प्रिंसिपल चेन को या मेन चेन को या पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है। देन इसी के सेकेंड पार्ट पे आती हूँ, ठीक है। ये सेकेंड रूल है कि आप नंबरिंग कैसे करोगे, रूल्स फॉर नंबरिंग। रूल्स फॉर नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल
चेन। अब आपने सेलेक्ट तो कर लिया प्रिंसिपल चेन को, अब उसका नंबरिंग कैसे करेंगे, किस डायरेक्शन से नंबरिंग करेंगे, किस कॉर्नर से किस कॉर्नर पे जाएंगे, किसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, मतलब किसको आप लोवेस्ट नंबर दोगे, किसको आप हाईएस्ट नंबर दे सकते हो, ये सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहली चीज़ ध्यान देनी है वो ये आपको कि हमेशा प्रेफरेंस देना है फंक्शनल ग्रुप को, अगर है तो, देन आपको देना है प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को, देन आपको ट्रिपल बॉन्ड को, देन आपको सब्स्टिट्यूएंट्स को। सब्स्टिट्यूएंट्स को आप देखिए, अब जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो अल्फ़ाबेटिकल पहले आएगा, जो ग्रुप, मान लीजिए कई सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकल पहले आएगा उसको प्रेफर करना है, उसको हमें प्रेफर करना है, मतलब उसको हमें लोवेस्ट नंबर देना है। बहुत आसान है, ध्यान रखना है सिर्फ ये कि नंबरिंग करते समय हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना है, उन्हें हमें कम से कम नंबर देना है। उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को। सब्स्टिट्यूएंट्स में भी जो ग्रुप अल्फ़ाबेटिकल पहले आएगा उसको हमें कम नंबर देने की कोशिश करनी है। देखिए थोड़े से एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ लगाया COOH और मैंने यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड। फिर अब नंबरिंग करना है आपको, या तो इधर से करिए या तो इधर से करिए। क्या बोल रहा है, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना है, प्रेफरेंस देने का मतलब है लोवेस्ट नंबर देना है। मैंने लगा दिया 1 2 3 4 5 6। बहुत आसान है फ्रेंड्स, अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कहीं पे तो कुछ सोचना ही नहीं है, उसको सीधे उसी के बारे में आपको सोचना है ना, और सबको नेगलेक्ट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो यही आ रहा है ना। और वैसे भी अपने दिमाग में रखिए, जनरली COH अगर किसी भी कंपाउंड में है तो हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें हाईएस्ट रैंक किसी को दी जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड को दी जाती है। कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या किया, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दिया, ना कि डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को आपने प्रेफरेंस नहीं दिया। ये 5 6 पे आ रहा है, अगर इधर से करते तो कैसे आता, ये इधर से करते तो ये 1 2 पे आता, तो 1 2 वाला प्रेफरेबल नंबर है ना 5 6 के कंपैरिजन में। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करना है ना। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँगी तो इसको तो बहुत ज़्यादा नंबर मिलने वाला है, 1 2 3 4 5 6 नंबर मिलेगा। ये रूल मतलब ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर दिया है, मैंने उसको प्रायोरिटी दी है एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। पहली चीज़ तो ये हो गई। देन मान लीजिए मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दूँ, मान लीजिए इस कॉर्नर पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। क्या बोलता है कि डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है ना कि ट्रिपल बॉन्ड को। तो अब बताएं नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप, देखें अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4 और 5 और 6, मतलब आपका जो डबल बॉन्ड है इसको 1 2 नंबर मिल रहा है, और जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको 5 6 नंबर मिल रहा है। अब बताएं डबल बॉन्ड को हमें प्रेफर करना है, मतलब डबल बॉन्ड को हमें कम से कम नंबर देना है, तो हमारी यही नंबरिंग सही होगी ना। अगर इधर से करेंगे तो इसको 1 2 मिलेगा और इसको 5 6 मिलेगा। तो रूल क्या बोलता है कि डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है ना कि ट्रिपल बॉन्ड को। अगर दोनों की पोजीशन इक्विवेलेंट है तो इस चीज़ को यहाँ पे बहुत ध्यान देना है आपको। इधर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को 1 2 मिलेगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 2 मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ तो डबल को 1 2 मिल रहा है, और इधर से कर रही हूँ तो ट्रिपल को 1 2 मिल रहा है। कहने का मतलब दोनों कॉर्नर से अगर मैं इधर से जाती हूँ या इधर से जाती हूँ तो इक्विवेलेंट पोजीशन दोनों को मिल रही है। तो उस समय मैंने किसको प्रेफर किया, डबल बॉन्ड को। बट अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस हो जाए, अब देखें यहाँ पे ये जो कॉर्नर था यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब 1 2 पे डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो आप, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 6, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। देखें डबल बॉन्ड, देखिए अब डबल बॉन्ड को अभी तक तो मैं क्या बोल रही थी कि भाई डबल को प्रेफर करना है, ठीक है, इसको 2 3 मिल रहा है तो ठीक है मुझे इसको प्रेफर करना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी कहा ना, इधर से जाने पर अगर इसको 1 2 मिल रहा है और इधर से जाने पर 1 2 मिल रहा था तो तब मैंने डबल को प्रेफर किया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्विवेलेंट पोजीशन तो नहीं है ना। अगर आप इधर से जाते हो तो इसको 1 2 मिल रहा है, लेकिन अगर आप इधर से जाते हो तो इसको 1 2 नहीं मिल पा रहा है। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। इधर से जब मैं जा रही हूँ तो इसको 1 2 पोजीशन नहीं मिल पा रही डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही है, 2 3 मिल रही है, और इसको मिल रही है 5 6। लेकिन अगर मैं यही नंबरिंग इधर से करूँगी 1 2
3 4 5 6। तो इसको मिल जाएगा 1 2, है ना, मिल जाएगा 1 2, और इसको मिल जाएगा 3 4 5 4 5। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको प्रेफरेंस देना है, इसको प्रीफर डबल बॉन्ड को तब देना है जब डबल और ट्रिपल दोनों की पोजीशन इक्विवेलेंट हो। जैसे इसमें था, इधर से इसको 1 2 मिल रहा था, इधर से इसको 1 2 मिल रहा था, तो ठीक है मैंने डबल को प्रीफर कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपको अगर ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल पा रहा है, इसको इक्विवेलेंट पोजीशन दोनों की नहीं है, इसको 2 3 मिल रहा है, इसको 1 2 किसी भी हालत में नहीं मिल पा रहा है, तो इस केस में हम प्रेफरेंस किसको देने लगेंगे? ट्रिपल बॉन्ड को देने लगेंगे, ना कि डबल बॉन्ड को। तो हमारी नंबरिंग कुछ कैसी हो जाएगी इसमें? इधर से हो जाएगी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कब डबल बॉन्ड को, कब ट्रिपल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को जनरली प्रेफर करना है जब इक्विवेलेंट पोजीशन हो, लेकिन अगर कोई ऐसा केस होता है कि ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, तो हम ट्रिपल को प्रेफर करने लगते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट में ये है और ये है, ठीक है। अभी मैं पेरेंट चेन वगैरह चूज़ करने वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये आपको बोल रही हूँ कि मान लीजिए ऐसा कोई केस होता है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स में मेथिल है और एथिल है। मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की जो बात कर रही थी। अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ तो इसको 2 मिलता है, इधर से नंबरिंग करती हूँ तो इसको 2 मिलता है, और इसको इधर से करती हूँ तो इसको 3 मिलने लगता है, इसको 3 मिलने लगता है। इधर से नंबरिंग कर रही हूँ तो एथिल को 2 मिल रहा है और मेथिल को 3 मिल रहा है। बट अगर मैं इधर से करती हूँ तो मेथिल को 2 मिल रहा है और एथिल को 3 मिल रहा है। तो मैंने कहा था अगर एक ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो अल्फ़ाबेटिकल जो पहले आ रहा है उसको हम प्रेफर करते हैं, उसको हम कम नंबर देने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस तरीके से देखिए 2 3 सेम लोकेंट बन रहा है ना, सेम पोजीशन बन रही है 2 3, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तब की बात हो रही है। इधर से कर रही हूँ तो इसको 2 मिल रहा है, इधर से कर रही हूँ तो इसको 2 मिल रहा है, इसको 3 मिल रहा है, इसको 3 मिल रहा है। इस केस में हम उसको कम नंबर देंगे जो अल्फ़ाबेटिकल पहले आएगा। इसका लास्ट पार्ट ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, फाई लगा दिया मैंने। फाई मतलब होता है फेनिल। फेनिल मतलब जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन जब ये ग्रुप की तरह जब एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करने लगे तो इसको हम फेनिल बोलते हैं और इसको हम फाई की फॉर्म में शो कर सकते हैं। एक लास्ट रूल है कि जब हम नंबरिंग कर रहे हैं, हमारे पास कई सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो उस केस में देखिए हमें एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स क्या मतलब है इस चीज़ का? ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या एक तरीके के लोकेंट्स हैं जो पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन पे आपको पाए जा रहे हैं, उनको हम लोकेंट्स बोल रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स को ही हम क्या बोल रहे हैं? लोकेंट्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स का मतलब हुआ कि जो इनका नंबर है ना, इनका जो नंबर है, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या नंबर मिल गया? इनका सेट क्या बन रहा है? एक 4 एक 5 एक 7। पहला सेट क्या मिला? 4 5 7 जब मैंने नंबरिंग इधर से की। अब मैं इधर से करके देखती हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इधर से नंबरिंग करती हूँ तो क्या नंबर मिल रहा है? क्या सेट मिला? 2 मिला, देन 4 मिला, देन 5 मिला। अब देखें यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। लोवेस्ट सेट, लोवेस्ट मतलब जो सेट है वो लोवेस्ट होना चाहिए। ये 2 4 5 है, यहाँ 4 5 7 है, तो कौन सा लोवेस्ट सेट आपको दिख रहा है? यही दिख रहा है, ठीक है।
तो इस केस में हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे, जहाँ से हमारा जो सेट बन रहा है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स का सेट बन के आ रहा है वो लोवेस्ट हमें दिख रहा हो। ये देखिए यहाँ पे अगर कोई ऐसा केस हो जाए कि पहला सेट कुछ ऐसा हो जाए और दूसरा सेट कुछ ऐसा हो जाए, तो इसमें जो पहला नंबर तो सेम मिल गया, लेकिन दूसरा नंबर तो आपको डिफ़र कर रहा है ना। कोई भी पॉइंट जहाँ पे डिफरेंस आपको दिख जाए हमें उस हिसाब से डिसाइड कर लेना है। अगर ये दोनों सेम हो गए तो कोई बात नहीं, इसको हम डिसाइड करेंगे, इसको कम नंबर मिल रहा है ना, इसको ज़्यादा नंबर मिल रहा है, तो हम मेन किसको मानेंगे, कौन सी करेक्ट नंबरिंग होगी, ये वाली, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर आ गया। ये दोनों सेम हो गए तो कोई बात नहीं, 3 और 4 में हम देख लेंगे। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स मतलब कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग करते समय जो हमारे पास सेट मिल के आ रहे हैं, सेट बन के आ रहे हैं, वो लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। मैंने आपको 2 रूल कंप्लीट करा दिए कि पेरेंट चेन को कैसे आप सिलेक्ट करोगे, पहला क्या क्या बातों का ध्यान रखने वाले हो, और सेकंड उनकी नंबरिंग कैसे करेंगे। मैं थर्ड रूल पे आती हूँ कि ऐसे किसी कंपाउंड की नंबरिंग करने जा रही हूँ, नेमिंग करने जा रही हूँ जिनके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, रूल्स फॉर कंपाउंड हैविंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब कि नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स आप जानते हैं, मेथिल हो गया, एथिल हो गया, है ना, प्रोपिल हो गया, नॉर्मल हो गया। कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें ब्रांचिंग करा दो कुछ इस तरीके से, ये मान लीजिए आपको लगा हुआ है कहीं पे, है ना, ये ग्रुप के फॉर्म में कहीं पे लगा हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। मतलब जो ब्रांच चेन है उसमें भी ब्रांचिंग हो जाए तो उनको हम कॉम्प्लेक्स बोलते रहते हैं। ये तो आपका पेरेंट चेन मान लीजिए था, यहाँ पे नॉर्मल ब्रांच चेन हुआ, अब इसमें भी आप ब्रांचिंग कर दो अगर, तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे। तो इनकी जो नेमिंग करते हैं, इनमें क्या रूल आपको फॉलो करना है वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसी को लेकर चलती हूँ, 1 2 3 4 5 6, सब में आप बैलेंसिंग कंप्लीट करा दीजिए फटाक से। बहुत आसान है ना, कुछ नहीं इसमें, इसके बारे में सोचें। कॉर्नर मतलब कार्बन, कॉर्नर कार्बन 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 कार्बन, इस कार्बन के बारे में सोचें। 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4 ऑलरेडी है, कुछ भी हाइड्रोजन नहीं ऐड करना है क्योंकि 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं है, टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए। मैंने क्या किया, 3 हाइड्रोजन लगा दिया, मैंने क्या किया यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिया, मैंने क्या किया यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिया। वैसे भी आप एक चीज़ ध्यान रखें, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो कॉर्नर वाले पे हमेशा आपको CH3 ही मिलने वाला है, साइड में हमेशा आपको CH3 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 CH3, अगर डबल या सिंगल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो अब इनकी नेमिंग करते समय हमें क्या ध्यान देना है, चलो ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो आप नॉर्मल जो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 करिए, 1 2 3 करिए, 4 करिए, कोई बात नहीं। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, और ये इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, सॉरी 1 2 3 पे आ रहा है ना, 3 पे आ रहा है ना ये। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर देना, यहाँ पे ना तो फंक्शनल ग्रुप है ना तो कोई मल्टीपल बॉन्ड है, तो हम सब्स्टिट्यूएंट्स को ही प्रीफर करेंगे। मतलब प्रीफर इन द सेंस इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि उसको ज़्यादा नंबर मिल पा रहा था, इधर से नंबरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको 3rd नंबर मिल पा रहा है, तो ठीक है, 3rd को हम प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू 4th। तो 3rd नंबर पे आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है उसके बारे में आपको सोचना है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को दिखाऊँ कुछ इस तरीके से, CH3 CH2 CH2 CH, सॉरी यहाँ पे CH होगा, CH नहीं होगा क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो एक ही हाइड्रोजन हो सकता है यहाँ पे, CH C CH3 CH3 CH3, ठीक है, देन CH2 देन CH3। नंबरिंग किया मैंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3rd नंबर पे आपका ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की भी हम नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे। देखें 3rd नंबर पे है, तो जो आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये जो आपका बॉन्ड है इससे डायरेक्ट वाला जो कार्बन है, इस पेरेंट चेन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की जाएगी 1। अब आप इधर जाओगे तब भी 1 2 होगा, इधर जाओगे तब भी 1 2 होगा, इधर जाएंगे तब भी 1 2 होगा, तो किधर भी जाइए कोई दिक्कत नहीं है, 1 2। तो इनकी नेमिंग कैसे करेंगे आप, पहली बात सबसे पहले क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या हो गया आपके पास, ये हो गया। रूल याद है आपको, सेकेंडरी प्रीफिक्स देन प्राइमरी प्रीफिक्स देन रूट वर्ड, ठीक है, देन प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो लास्ट जो पार्ट 1 मैंने IUPAC का कराया उसको एक बार चेक कर लीजिए, उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई गई हैं। तो मैंने क्या किया, सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में मेरे पास ये सब्स्टिट्यूएंट, जिसको मैं लिखूँगी कैसे, देखिए जो पेरेंट चेन है उसके 3rd नंबर पे आपको ये लगा हुआ है, 3rd नंबर पे मैंने क्या किया 3 लिख दिया, मैंने ब्रैकेट, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसको जब भी हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। देखिए फर्स्ट इसकी नेमिंग कैसे हुई है 1 2, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 2 है, 1 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट फिर वापस लगा हुआ है, तभी तो इसको कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं ना, खुद भी सब्स्टिट्यूएंट है और अपने में भी सब्स्टिट्यूएंट लेके आ रहा है, तो इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला जा रहा है। तो फर्स्ट पे 2 CH3 लगा हुआ है, तो मैंने क्या किया 1 1 डाई मिथाइल, CH3 का मतलब मिथाइल, 2 CH3 लगा है इसलिए डाई मिथाइल, और दोनों ही फर्स्ट पे ही लगे हैं इसलिए मैंने 1 1 लिखा है 2 बार, 1 1 डाई मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन इज 2 मतलब इथाइल। तो एक तरीके से आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 बार आ रहा है, एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट है ही और इसको भी सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं, ठीक है। 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, अब ब्रैकेट आपने बंद कर दिया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 6, हेक्स, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, कोई सब सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो नॉर्मली आपने क्या लिख दिया हेक्सेन। बहुत आसान है ना, देख के आपको थोड़ा लगता है कि कॉम्प्लेक्स है क्या होगा, कुछ भी नहीं होता है, बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं करना होता है आपको। जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है बस उसमें भी सोचिए कि इनकी हमें अलग से नेमिंग करनी है, बस ये सोचिए कि इसका IUPAC मुझे अलग से निकालना है, बस इतना ध्यान रखिए किस पोजीशन पे है, इनकी नंबरिंग कैसे करनी है, इसमें भी आपको पेरेंट चेन देखना होता है, सब्स्टिट्यूएंट देखना होता है और उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही लिखना होता है। जैसे नॉर्मली अगर ये होता तो हम लिखते इथेन 1 1 डाई मेथिल इथेन, लेकिन मैंने क्या लिखा, इथेन की जगह मैंने क्या लिखा इथिल, ठीक है, या इथाइल, तो इसको भी मैंने सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखा है, ठीक है। इसकी नेमिंग करते समय आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है। और किसमें क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए यही ग्रुप, यही सेम ग्रुप यहाँ पे भी आ जाए, मान लीजिए यही सेम ग्रुप यहाँ पे भी आ जाए, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि आपका ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है, जैसे वहाँ पे इसके पहले आपने जब सिंपल कंपाउंड आप ले रहे थे तो अगर CH3 2 बार आ रहा है तो डाई मिथाइल है ना, C2H5 2 बार आ रहा है तो डाई इथाइल कर रहे थे। अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया, अब इसमें ऑलरेडी डाई लगा हो तो इसमें डाई कैसे लगाओगे, ऐसे थोड़ी लिखोगे कि 3 4 डाई 1 1 डाई मिथाइल, ऐसे नहीं लिखना है। तो जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स 2 या 2 से ज़्यादा बार आता है तो उसके लिए हम लिखेंगे बिस, 2 आएगा तो बिस, 3 टाइम्स आएगा तो ट्रिस, 4 टाइम्स आएगा तो टेट्राकिस, है ना, 5 टाइम्स आएगा तो पेंटाकिस, इस तरीके के वर्ड यूज़ करने हैं। तो इसको कैसे लिखोगे आप 1 2 3 4, तो क्या लिख दोगे आप, कुछ नहीं करना है आपको, क्या लिख देना है 3 4 बिस, 3 4 बिस, 3 4 बिस, बिस मतलब 2 टाइम्स आ रहा है ये, तो 3 4 बिस 1 1 डाई मिथाइल इथाइल हेक्सेन, बहुत आसान है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने बाद आपने 2 चीज़ें देखा कि किस तरीके से नेमिंग करनी है इनकी, और ये 2 या 3 4 जैसे भी आएंगे तो उनके लिए वर्ड कैसे यूज़ करनी है। एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, वो ये कि जब भी मान लीजिए कुछ ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है, कहने का तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इसका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम मैंने अभी लिखा ही था, क्या नाम था इसका 1 1 डाई मिथाइल, ठीक है 1 2 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ये इसका नाम था। और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी आपके पास लगा हुआ है, ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो
ये क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है। अब आप किसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किसको प्रेफर करेंगे? इसके पहले जब आप नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट ले रहे थे, अगर CH3 2 बार आ रहा था तो मैंने बोल रही थी कि डाई वर्ड नेग्लेक्ट कर देंगे जब नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, उसमें डाई वर्ड आ रहा है, तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसको लेते हुए चलेंगे। किसके लिए? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए। डाई में अगर डाई मिथाइल आ रहा है तो DE से पहले आ रहा है, ठीक है। इसके पहले नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स में अगर 2 CH3 है, 1 C2H5 है, तो डाई मिथाइल अगर लिखा हुआ है ना, डाई मिथाइल और इथाइल, तो लिखते समय हम इसको प्रिफर कर रहे थे। अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा। मैं कह रही थी कि डाई हम नहीं लेंगे, मतलब डाई वर्ड निगलेक्ट कर देंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डाई वर्ड जो है, मतलब डाई ट्राई जो भी लगा हुआ है, उसके पहले वर्ड को भी लेते हुए चलना है अल्फ़ाबेटिकली, इसको भी इंपॉर्टेंस देना है। तो अल्फ़ाबेटिकली कौन आने वाला है? कॉम्प्लेक्स वाला। अब नंबरिंग कैसे करोगे? इधर से करोगे तो 1 2 3 4 आ रहा है, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 आ रहा है ना। तो मैंने क्या किया, इसको तो 4 मिल ही रहा है, चलो कोई बात नहीं, और इसको 3 मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं। लिखेंगे किसको पहले? एथिल वाला लिखेंगे कि या डाई वाला? इसको लिखेंगे पहले, है ना। पहले ये वाला ग्रुप लिखेंगे, देन ये वाला ग्रुप लिखेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में दोनों हैं, तो आप क्या लिखोगे पहले? 4 4 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। देन आएंगे इस पे 3 इथाइल, देन आपका जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन, ठीक है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जब आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो उसमें जो डाई वर्ड आएगा, ट्राई वर्ड आएगा, उसको भी इंक्लूड करते हुए चलना है। जबकि जब नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो जैसे डाई मिथाइल है, इथाइल है, तो डाई मिथाइल में जो डी वर्ड आ रहा है उसको मैं नेगलेक्ट कर दे रही थी अभी तक। तो कॉम्प्लेक्स में जो ये वर्ड है इसको हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे। तो आज मैंने आपको जो रूल कंप्लीट किए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बहुत ही बेसिक रूल्स हैं। और यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब हम पेरेंट चेन ही नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है हमको, उनकी नंबरिंग नहीं कर पा रहे हैं, किधर से जाना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया तो इसमें हम कन्फ्यूज होने लगते हैं। बाकी आने वाले कुछ रूल्स में तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे सफिक्स के फॉर्म में क्या बोलते हैं हमें पता ही होता है, प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या बोलते हैं वो हमें पता ही होता है। तो उनका जो नॉमेनक्लेचर वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, आप उसको आसानी से कर लोगे। तो आज मैंने 3 रूल्स कंप्लीट किए हैं। आगे की नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगी उन सारे कंपाउंड्स में जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएँ, या फिर साइक्लिक कंपाउंड आ जाए, या फिर एरोमेटिक आ जाए। तो इनके बारे में हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिएगा। इससे बस ये होगा कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊँगी, है ना। और अगर आपने कर लिया तो कोई बात नहीं, इसके लिए थैंक यू आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।